नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आज बड़ी ही चिंता की एक बात लेकर हम उपस्थित हुए हैं। द लांसेट में एक रिपोर्ट छपी है और ये रिपोर्ट बता रही है कि 20 साल में बच्चों में हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम है वो डबल हो गई। मतलब पहले जितने बच्चे हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के शिकार थे वो अब डबल हो गए हैं। ये रिपोर्ट 19 साल से कम के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे और जिनको हम टीनेजर्स किशोर कहते हैं, उन पर ये स्टडी की गई और बड़ी स्टडी है। इसमें 4 लाख से ज़्यादा बच्चे शामिल हैं। उनकी प्रोफाइलिंग की गई, उनको रीड किया गया। तो 2000 में 3.2% ये मात्रा पाई गई थी जो सर्वे हुआ या जो स्टडी हुई थी उसमें, अब वो 6.2% है। साथ ही इसमें एक चीज़ और है कि वो लोग कहते हैं कि बहुत सी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, तो अगर इसको ठीक से देखेंगे तो 6.7% है। 11.4 करोड़, ये ऑल ओवर वर्ल्ड का डेटा है, सिर्फ इंडिया का नहीं। इतने बच्चे, इतने किशोर ऐसे हैं जो अभी हाइपरटेंशन के शिकार हैं। तो ये खासी चिंता की बात है और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो समझने की है। जैसे कि 14 साल की उम्र में जाके पीक आउट होता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है धीरे धीरे वो 14 साल की उम्र तक बढ़ता है, वहाँ पर जाके वो पीक आउट होता है और फिर इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो कुल मिलाकर आप बात ये कहते हैं कि भाई जब हम हाई बीपी की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, हम डॉक्टर से पूछते हैं कि कब से मॉनिटरिंग करनी चाहिए, तो बोलते हैं, पहले डॉक्टर्स बोलते थे 40 साल के बाद। फिर डॉक्टर्स कहने लगे कि अगर आप वल्नरेबल क्लास में हैं, आपके घर में हिस्ट्री रही है या आपकी लाइफस्टाइल वैसी है या आप मोटापे के शिकार हैं, तो 18 साल के बाद करें। लेकिन अब तो ये बच्चों का मामला है, इसको कैसे संभालें, इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ आज है रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक और न्यूट्री मैविन की फाउंडर अनुषी जैन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मलिक, आपको हैरानी हुई लैंसेट की इस रिपोर्ट से या आप समझ रहे थे कि ऐसा कुछ चल रहा है? इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हुई है। बच्चों के अंदर जो हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर उसके इंसिडेंस की बात करें तो 2000 के अंदर लगभग 3% बच्चों में हाइपरटेंशन थी और 2020 में लगभग 6% है। तो ये बीपी जो बच्चों के अंदर है उसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लगभग 11 करोड़ बच्चे वर्ल्ड ओवर जो हैं वो हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी के शिकार हैं। और इसमें ताज्जुब की बात ज्यादा नहीं है, दुखद बात है। ताज्जुब की बात इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो काफी चेंज हो गया है। बच्चे स्क्रीन नहीं छोड़ते, प्लेग्राउंड्स में बिल्कुल नहीं जाते हैं, नमक की मात्रा, शुगर की मात्रा ज्यादा लेते हैं, जंक फूड काफी खाते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, स्ट्रेस में रहते हैं अपने मार्क्स को लेके, एकेडमिक्स को लेके, कैरियर को लेके। तो ये सारे फैक्टर्स मिला जुला के बच्चे को मोटा कर देते हैं और मोटापे से जो है वो हाइपरटेंशन हो जाती है। तो ये एक बहुत ही एपिडेमिक प्रोपोर्शन ले रहा है और जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है, अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। क्योंकि जो बच्चों के अंदर हाइपरटेंशन होती है वो कंटिन्यू कर जाती है बड़ों के अंदर भी, और बड़ों में जब ये कंटिन्यू करती है तो हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो ये हमारे हार्ट के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, किडनी के ऊपर, आंखों के ऊपर, बॉडी के काफी सारे जो अंग हैं उनके ऊपर इसके दुष्प्रभाव होते हैं। हार्ट अटैक्स का जल्दी होना या आंखों के अंदर रेटिनाइटिस होना या अंधापन आना या किडनी फेलियर्स होने, ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए एहतियात बरतना बहुत बहुत आवश्यक है। ये आंकड़े डेफिनेटली काफी डिस्टर्बिंग हैं और मैं समझता हूं कि इसके अंदर ना केवल डॉक्टर लेकिन पेरेंट्स हैं, हेल्थ एजुकेटर्स हैं या टीचर्स हैं या नर्सेज हैं, हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज के लिए पब्लिक को एजुकेट करें। और मैं आपको बहुत मुबारकें दूंगा क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा है जो आपने बहुत अच्छा सिलेक्ट किया है और पब्लिक अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। अगर पेरेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस होगी, बच्चे का नियमित रूप से बीपी की जांच करेंगे तो समय रहते हम प्रिकॉशंस भी ले लेंगे। और अच्छी बात यह है कि ये एक तरह से क्योरेबल बीमारी है। अगर हम लाइफस्टाइल्स को कंट्रोल कर लेते हैं और सारी चीजों को अगर करते हैं तो बच्चे जो हैं वो स्वस्थ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हाइपरटेंशन पूरी उम्र चलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बुनियादी सवाल है कि जब हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं, हाई बीपी की बात करते हैं, एक तो कि ऐसे भी देख रहे हैं परिभाषा इसकी थोड़ी चेंज हो रही है।
बच्चों के मामले में हाइपरटेंशन जब हम कहते हैं इसका मतलब क्या है, प्री हाइपरटेंशन का मतलब क्या है? देखिए, हाइपरटेंशन, बच्चों का बीपी जो होता है वो जन्म के ऊपर बच्चे का बीपी काफी कम होता है और वयस्क व्यक्ति का बीपी जो है 120/80 होता है। तो बच्चों के जो बीपी है उनके हमारे डिफरेंट चार्ट्स उपलब्ध हैं। अगर बच्चा 50th सेंटाइल में आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में चल रहा है। 50th सेंटाइल का मतलब है अगर 1 साल के बच्चा जो अगर हम 100 बच्चों को लें तो 50वें बच्चे का जो बीपी आएगा वो 50th सेंटाइल आता है। हाइपरटेंशन हम तभी लेवल करते हैं जबकि बच्चे का बीपी 95th सेंटाइल से ज्यादा हो जाता है, यानी उस उम्र के 95% बच्चे जो हैं उनका बीपी उस बच्चे से कम है। सो अगर 95th परसेंटाइल से ऊपर हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर इससे थोड़ा सा कम होता है तो उसे प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। बच्चे को हमारे को प्री हाइपरटेंसिव स्टेज के ऊपर ही पकड़ लेना चाहिए, और उसको पकड़ने का बेस्ट तरीका यही है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन घरों में हमें बच्चों का लगातार बीपी जो है वो मॉनिटर करना चाहिए, और अगर उनका बीपी ज्यादा आता है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, इससे पहले कि बीपी के साइड इफेक्ट्स बॉडी में आने शुरू हों। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोई अगर चेक करता है, जैसा आपने एक फॉर्मूला बताया कि 95 परसेंटाइल से आप कंपेयर करते हैं, तो किस एज के लिए कितना है, कैसे है, ये कहाँ से पता लगेगा? ये आदमी इसका पता हो तभी, स्टैंडर्ड्स मालूम हो तभी तो हम कुछ समझ पाएंगे। ये बहुत ही सिंपल इसका तरीका है। बीपी के चार्ट्स जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध हैं। 1 साल के बच्चे का बीपी डिफरेंट होगा, 5 साल के बच्चे का बीपी डिफरेंट होगा, 10 साल के बच्चे का बीपी डिफरेंट होगा, और उसमें सेंटाइल चार्ट्स भी जो हैं अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं कि जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा बिल्कुल पैदा होता है, तो उसका बीपी जो है वो 80/50 के आसपास हम लोग लेते हैं, जो कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है बीपी बढ़ता जाता है, और जब बच्चा 10 साल का हो जाता है तो लगभग 110/70 की फिगर आ जाती है, और एडल्ट जो नॉर्मल फिगर है वो 120/80 है। तो 5.5 साल के बच्चे का कितना बीपी होने चाहिए, 7.5 साल का कितना, इसके अंदर वेरिएशंस होती हैं, और इसके चार्ट्स उपलब्ध हैं। जितने एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको मालूम होता है। और मैं एक चीज और बता दूं, पेरेंट्स के अंदर अब इसके बारे में काफी अवेयरनेस भी होनी शुरू हो गई है। मैं अपने क्लिनिक्स में ही देखता हूं कि पहले पेरेंट्स ये प्रिज्यूम करते थे कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर बच्चों में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अब पेरेंट्स के अंदर ये अवेयरनेस है, शायद मीडिया की अवेयरनेस की वजह से या सोशल मीडिया की अवेयरनेस की वजह से, कि अब पेरेंट्स दे आर ओपन टू द आइडिया कि हम बच्चे का बीपी लेते हैं। मुझे याद है जब मैं 20 साल पहले अपने क्लिनिक में किसी बच्चे का बीपी लेता था तो पेरेंट्स की तरफ से रेजिस्टेंस मिलती थी कि डॉक्टर साहब इसका क्यों बीपी चेक कर रहे हो, ये तो बच्चा है। लेकिन आज पेरेंट्स खुद आके हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार इसका बीपी भी देख लो, इसको शायद हेडेक है या इसको नोज ब्लीडिंग हुई है। तो पेरेंट्स के अंदर भी एक अच्छी अवेयरनेस आ रही है। चलिए, तो बच्चों के बीपी पर हम लौटते हैं, लेकिन जो कारण बताए डॉक्टर साहब ने उस पर अनुश्री जैन के कमेंट्स लेते हैं। अनुश्री, ये बताइए, आजकल जो लाइफस्टाइल है और जो खान पान है वो कितना न्यूट्रिशियस है, कितना फिक्टिशियस है और कितना डैमेजिंग है? देखिए, डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छे से समझाया, बट मैं ये चीज जरूर पॉइंट करना चाहूंगी कि ये जो प्रॉब्लम है, जो हाइपरटेंशन जो हम देख रहे हैं, जो 20 सालों में एक बहुत क्लियर सिग्नल दे रहा है कि हमारी लाइफस्टाइल इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एज कंपेयर टू व्हाट वी आर ईटिंग टुडे। तो हमें हमारी लाइफस्टाइल सुधारनी है अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमें फॉलो करें, क्योंकि बच्चे एक्शंस पहले देखते हैं मोर देन हमारी बातें सुनने से बेटर। क्योंकि आजकल उनका स्ट्रेस लेवल्स इतना बढ़ गया है, दे आर नॉट प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड्स एनी मोर, दे आर मोर एक्सपोज्ड टू द स्क्रीन, और कितना ज्यादा वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स खा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो आज हाई बीपी की एक प्रॉब्लम हम डिस्कस भी कर रहे हैं। जी, ये बताइए अनुश्री की इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो आता है वेट का और ओबेसिटी का। बच्चों में वेट और ओबेसिटी को लेके लोगों को बहुत वेग सी धारणा हमारी, बहुत पहले तो हम बच्चों को, पतले बच्चों को हम समझते थे कि ये मैलनरिस्ट है, और थोड़ा अगर बच्चे भारी हो जाए तो हम कहते थे कि ये तो बड़ा हेल्दी बच्चा है भाई, खा पी रहा है, अच्छे सेहत में है।
तो ये फंडामेंटल थोड़ा क्लियर हो। दूसरी चीज़ ये है कि इसको कंट्रोल करें कैसे, खान पान में क्या रखें ध्यान? देखिए, वन थिंग आई वेरी मेक इट क्लियर, बच्चे ना वो ही खाते हैं जो उन्हें खिलाया जाता है। किड्स ईट व्हाट दे आर फेड। ओके, अगर हम वो चीजें हमारी डाइनिंग टेबल पे बहुत इजीली एक्सेसिबल रख रहे हैं, अगर हमारा स्नैक्स नमकीन बहुत इजीली एक्सेसिबल है, तो बच्चे वही चीज उठाएंगे। अगर हम उन्हें डांटेंगे तो वो चीज वो नहीं समझेंगे। इट्स अबाउट टीचिंग देम कि हमें ये चीजें क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर हम उन्हें समझाएंगे कि ये चीज से क्या होगा, इससे आप वीक हो जाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बोन्स नहीं बनेंगे, आप फास्ट भाग नहीं सकते, आप खेल नहीं पाएंगे। जब हम उन्हें उस चीज की इंपॉर्टेंस समझाएंगे, दे विल लर्न इन दैट वे। इट्स इंपॉर्टेंट कि जो चीजें हम उन्हें अनलर्न कराए। इट्स नॉट अबाउट शोइंग देम कि नहीं आज ये करना है, आज वो करना है। अगर आप उनसे छीनेंगे तो वो रेजिस्ट करेंगे। अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो चीजें दे विल लर्न दैट फ्रॉम विद इन एंड दैट विल बी सस्टेनेबल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप थिंग्स एक्सेसिबल जो हेल्दी है, रादर देन कीपिंग थिंग्स कि नहीं चलो आजकल इंडियन घरों में बहुत इजीली घाटिया चकरी ये सब बहुत इजीली अवेलेबल है। वही चीजें अगर हम हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल बनाएंगे तो चॉइसेस वैसे ही चेंज होगी। अगर आप हेल्दी ऑप्शन सामने रखेंगे, बच्चा वही चुनेगा। व्हेन दे ईट हेल्दी, उनकी क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है। और एक और बुनियादी बात है अनुसी जो आपसे जानना चाहेंगे कि वेट का और खाने का ये इक्वेशन क्या है, ये किस तरीके से काम करता है? क्या खाने से वेट गेन करते हैं और कितना खाने से वेट गेन करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल बताती हूँ। हमें भगवान ने कितना खाना है, कब खाना है और क्या खाना है, चीजें एज पेरेंट्स स्पेशली एज मदर्स हम बहुत फोर्स करते हैं बच्चों पे कि नहीं आज तो ये 2 रोटी ये दाल ये कंप्लीट करनी ही करनी है। लेकिन अगर हम बच्चे के भूख के हिसाब से उसे खिलाए, कुछ बच्चे 2 रोटी खाते हैं, कुछ बच्चे सिर्फ 1 रोटी खाते हैं, करेक्ट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को उनकी भूख के हिसाब से खाना खिलाए। अगर हम उन पे फोर्स करेंगे, अगर हम एक स्टैंडर्ड जनरल चीज बना देते हैं कि 1 कटोरी दाल खानी है, 1 कटोरी सब्जी खानी है, 2 रोटी खानी ही खानी है, करेक्ट, यही चीजें अगर हम उन्हें सेल्फ डिसाइड करने दे तो उन्हें उनकी भूख की मात्रा समझ आएगी कि आज हमें कितना खाना है। तो ज्यादा खेल के आया है तो शायद उसे ज्यादा भूख लगी हो, लेकिन कल जब उसे भूख नहीं लगी है तब भी अगर हम उसे खिलाए जा रहे हैं तो उसे उसकी भूख समझ नहीं आएगी। वहीं पे मोटापा आ जाता है जहां पे आप उसे खिलाए जा रहे हैं आउट ऑफ हंगर। ये बात हो गई हमारी। बट अगर हम अभी बच्चों की बात करें, जैसे ही वो अभी आजकल बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, बहुत इजीली उनको जंक फूड एक्सेसिबल है, उनको केक्स है, चिप्स है। अगर उन्हें समझाया जाए कि इसमें इतना हाई सोडियम कंटेंट है, इतना हाई शुगर है, प्रेजर्वेटिव्स है, उन्हें प्यार से समझाएंगे तो वो समझेंगे। बिकॉज किड्स लर्न व्हेन देयर इज लव एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट बाय फियर। अगर आप उन्हें डराएंगे तो उस चीज को वो रेजिस्ट करेंगे। सो दिस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस कि जब बच्चा एक भूख से खाए और एक फोर्स फीडिंग से खाए। दिस कैन स्टार्ट एट द यंगर एज इवन ऑफ 1 year old। अगर आप एक 1 साल के बच्चे को भी बताएंगे कि प्लीज आपको ये 1 कटोरी खत्म करनी है, उसे भूख नहीं होगी वो से 1 कटोरी की, वो शायद 1 घंटे बाद दोबारा आपसे खाना मांगे। But that's what parenting is, no? It's about patience and understanding the kid rather than keeping your general notions. कि नहीं ये जनरल चीजें हम बचपन से करे आ रहे हैं तो हमें यही चीजें करनी है। आपके भूख को समझना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जब वो आगे जाके टीनेजर्स होते हैं, एडल्ट्स बनेंगे, हमें समझ आएगी कि अपनी भूख को समझना कितना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर मलिक, ये बताइए कि अगर कोई बच्चा हाइपरटेंसिव है किसी भी उम्र में और मॉनिटर नहीं हुआ है उसकी, तो क्या कोई उसका रिफ्लेक्शन आएगा, मतलब कुछ लक्षण आएंगे या फिर ये बिल्कुल साइलेंट ही रहता है? देखिए, जनरली हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के अंदर सिम्टम्स नहीं होते हैं, ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर हेडेक्स हो सकती हैं,
कुछ बच्चों के अंदर बार बार नक्सीर फूट सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और जनरली इनको सिम्टम्स होते नहीं है। इसीलिए बच्चों का बार बार हमारे को स्क्रीनिंग के लिए बीपी टेस्ट करना चाहिए, चाहे वो स्कूल में स्क्रीनिंग टेस्ट हम करें, कॉलेजेस में करें या घर पे करें, क्योंकि ये इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार बच्चों का सालों साल बीपी बढ़ा रहता है या बड़ों का भी सालों साल बीपी बढ़ा रहता है, लेकिन क्योंकि कोई सिम्टम नहीं होते हैं तो पता नहीं चलता। इसीलिए इसकी स्क्रीनिंग होनी बड़ी जरूरी है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा, अरुचि जी ने बहुत अच्छे से बताया, बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ पेरेंट्स को हल्का सा उस तरफ रुझान रखना चाहिए। केवल उन्हें 6 काम करने चाहिए जिससे कि बच्चे का बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ आपको कह सकता हूं। सबसे पहली चीज तो यह है कि खाते वक्त आप बच्चे को स्क्रीन ना दिखाइए। बच्चा स्क्रीन देखता रहता है, खाता जाता है और उससे ओबीज हो जाता है। दूसरी चीज है, बच्चे का जंक फूड बंद कर दीजिए। जंक फूड केवल मोमोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन नहीं होते, लेकिन इंडियन जंक फूड भी होता है, जैसे पूरी, कचौरी और समोसा, ये भी जो होते हैं जंक फूड होते हैं। जंक फूड का चलन जो है कम कर देना चाहिए। पैक्ड फूड बच्चों का बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको बंद कर देना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी बच्चे की बढ़ा देनी चाहिए। कोई भी ऐसी गेम जिसमें कि बच्चे को पसीना है वो बढ़ा देनी चाहिए। बच्चे का स्ट्रेस कम से कम होना चाहिए। पेरेंट्स को बहुत ज्यादा बच्चे के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं डालनी चाहिए, और जितना बच्चे का स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही बीपी बढ़ सकता है। अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस लेते हैं और इसके साथ में हम बच्चे को रेगुलर मॉनिटर करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि बच्चे को किसी भी किस्म से हाइपरटेंशन होगी। रेगुलर उसका वेट चेक करें, उसका बीएमआई देखें। 25 से 30 के बीच में अगर बीएमआई होता है, हम उसको ओवरवेट कहते हैं। यहीं पर हमें रोक देना चाहिए और बच्चे को नॉर्मल बीएमआई में ले आना चाहिए, क्योंकि अगर 30 से ऊपर बीएमआई हो गया, जिसे बॉडी मास इंडेक्स हम कहते हैं, अगर वो 30 से ऊपर हो गया तो बच्चा ओबेसिटी की रेंज में आ गया। और अगर बच्चा ओबेसिटी में एक बार आ गया तो स्टडीज ये कहती है कि 80% ये ओबेसिटी एडल्टहुड में भी जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे चर्बी होते हैं, कोई बात नहीं, और ये भी पेरेंट्स की धारणा बड़ी गलत है। अक्सर क्लिनिक में मदर्स मेरे को ये पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये ना मोटा नहीं है, ये चर्बी नहीं है। मैं उनको ये जरूर समझाता हूं, चाहे बच्चे का वजन आधा किलो एक्सपेक्टेड वेट से कम हो, वी आर हैप्पी, लेकिन ओवर वेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेंज में वेट डलना चाहिए। तो पेरेंट्स के ये जो एटीट्यूड ऐसे इस तरह की धारणाएं जो है डॉक्टर साहब, वो बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ चली आ रही हैं, और हम ट्रांजिट कर गए एक समय में खाने के लिए पूरा अनाज नहीं था भारत के पास, और उस वक्त से अब हम एक ऐसे वक्त में आ गए हैं जब हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज है, बल्कि हम ऐसी चीज़ें खाने लग गए हैं जिन्हें खाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। पहले आप जंक फूड, जैसे डॉक्टर साहब ने पूरी कचौरी का एग्जाम्पल दिया, पहले वो कभी कभी मिलता था, त्योहारों पर मिलता था, लेकिन अब हमेशा अवेलेबल है। तो उसको आप अपने लिए नुकसानदेह ना बनाएं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो हम समझेंगे कि अगर किसी बच्चे को हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है तो उसके साथ कैसे ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स। हालांकि डॉक्टर साहब ने बताया है कि फंडामेंटली अगर आप कुछ चीज़ें करते हैं तो बच्चा उसमें जाएगा नहीं। तो बने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। हम बात कर रहे हैं बच्चों के हाइपरटेंशन की, और ये बातचीत इसलिए हो रही है क्योंकि लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि 20 साल में 2000 और 2020 के बीच हाइपरटेंसिव बच्चों की संख्या डबल हो गई है वर्ल्ड लेवल पे, दुनिया के लेवल पे। तो आबादी तो डबल हुई नहीं है, फिर बच्चों की संख्या, हाइपरटेंसिव बच्चों की संख्या अगर डबल हो रही है, मोर देन प्रोपोर्शनेट बढ़ रही है, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है जिस पर सभी लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक है हमारे साथ। डॉक्टर मलिक, ये बताइए कि आम तौर पर हाई बीपी, लोग सुनते हैं हाई बीपी तो उनके दिमाग में ये बैठा है कि एक बार दवा आ गई, ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आम लोगों के मन में बैठी हुई हैं। बच्चों के अगर लोकेट होता है, पता चलता है, डिटेक्ट होता है कि भाई हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं? आपने जो उपाय बताया वो तो प्रिवेंटिव थे, लेकिन अगर कहीं मालूम होता है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, या उसको भी इसी तरीके से ट्रीट करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो हम बच्चे का बीपी को डायग्नोज करते हैं कि ये वाकई हाइपरटेंशन है
या ये केवल एक रीडिंग बीपी की जो है ज्यादा आ गई है, तो उसके लिए हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके देखते हैं। अगर 3 रीडिंग्स उसकी डिफरेंट टाइम के ऊपर बीपी ज्यादा आ रहा है तो फिर हम उसको लेबल करते हैं कि हाँ इसको हाइपरटेंशन है, तो उसका इलाज शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चा डॉक्टर के पास आता है तो जिसे हम कहते हैं कि व्हाइट कोट हाई ब्लड प्रेशर, के डॉक्टर के पास आने के बाद टेंशन हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, लेकिन हमें घर पे भी देखना चाहिए, डिफरेंट सेटिंग में देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारे को डायग्नोज करना है कि हाँ इस उम्र के हिसाब से बच्चे का जो बीपी है वो ज्यादा है और इसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। अब ट्रीटमेंट 2 तरह से हम लिया जाता है, पहले तो है नॉन फार्माकोलॉजिकल और एक है फार्माकोलॉजिकल यानी दवाई के साथ में। पेरेंट्स को मैं ये हिदायत देना चाहूंगा, अगर आपके बच्चे का बीपी सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ हाइपरटेंशन है तो दवाई से बिल्कुल परहेज ना करें। पर्पस ये है कि हमारे बच्चे का बीपी नॉर्मल आना चाहिए, चाहे वो दवाई से आता है चाहे वो नॉन फार्माकोलॉजिकल वे से आता है, लेकिन बच्चे का बीपी जो है वो नॉर्मल होना बड़ा जरूरी है। आजकल बहुत अच्छी तरह की दवाइयां आई हैं जिससे कि बीपी कंट्रोल हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर बीपी हम कंट्रोल करते हैं तो वो ताउम्र हमारे को बीपी की दवाई लेनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, जैसे छोटी सी बात है, अगर आप टेबल सॉल्ट बंद कर देते हैं 5 से 10 mm बीपी कम होता है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो 5 से 10 mm बीपी कम होता है, और अगर आप अपनी ओबेसिटी को वेट लॉस कर लेते हैं और नॉर्मल रेंज में आ जाते हैं तो 5 से 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी बीपी कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंटली आपके बच्चे के साथ लग गया और पूरी उम्र तक जिंदगी बच्चे को दवाई चलेगी। पहली चीज तो ये बड़ी जरूरी है, तो दवाई का कोई परहेज ना करें, दवाई की आवश्यकता है तो दवाई दें, साथ के साथ जो मैंने एहतियात बताई है वो सारे एहतियात करें, ओबेसिटी को कंट्रोल करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, डाइट उनको अच्छी दें और नरिशिंग डाइट दें, हाई कैलोरिक डाइट बिल्कुल ना दें, आउटडोर एक्टिविटीज कराएं। ये करने से बीपी कंट्रोल में आ जाता है। अब बीपी भी 2 तरह का होता है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जनरली जो बीपी होता है वो 85% में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसे कहते हैं जो मोटापे की वजह से, जिसके बारे में अभी हम बातें कर रहे हैं, जो मोटापे की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, जंक फूड की वजह से, इनकी वजह से होता है। दिस इज कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन। 15% बीपी ऐसा भी होता है जो इसकी वजह से नहीं होता। 15% जो बीपी है वो शरीर में कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से होता है, जैसे फियोक्रोमोसाइटोमा टाइप की एक बीमारी होती है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, या कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा होता है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से बीपी होता है। हमें उन बीमारियों का इलाज करना बड़ा जरूरी है। कोई भी एंडोक्राइन बीमारी है उसका हमें इलाज करना जरूरी है, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा उसकी सर्जरी होनी बड़ी जरूरी है। तो ये 15% जो बीपी है वो उन वजहों से होता है, उन वजहों को अलग से ट्रीट करना है। और इधर जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है उनके लिए हमारे को सारे लाइफस्टाइल अपने फैक्टर्स को कंट्रोल करना, ओबेसिटी को कंट्रोल करना, और आवश्यकता पड़े तो दवाई लेनी बड़ी जरूरी है। तो मोटी सी बात यह है, पहली चीज है हमें डिसाइड करना है प्राइमरी हाइपरटेंशन है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी है तो हमें डिसाइड करना है वाकई हाइपरटेंशन है, किस डिग्री की है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन देनी है, फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रिकॉशंस लेते हुए अगर हम दवाई देते हैं तो धीरे धीरे करके बीपी नॉर्मल आ जाता है, और अगर बीपी काफी समय तक नॉर्मल चलता है तो हम दवाई को बंद कर देते हैं, और ऐसे बच्चे अक्सर बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, बिल्कुल छोटा सा जवाब चाहिए, समय कम है हमारे पास, कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों की जो होती है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, समय के साथ वो ठीक हो जाती है। बीपी के केस में इसकी कितनी संभावना रहती है? नहीं, ये सेल्फ लिमिटिंग नहीं है। इसके लिए शिद्दत के साथ में हमें लाइफस्टाइल अपना चेंज करना पड़ेगा, और ना केवल एक बार को चेंज करना पड़ेगा, पूरे जीवन के लिए हमारे को लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेंगी, वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, डाइटरी हैबिट्स अपनी बेटर करनी पड़ेंगी, ना केवल अपनी, पूरी फैमिली की डाइटरी हैबिट्स बेटर करनी बड़ी जरूरी है। अक्सर देखा गया है, लोग कहते हैं कि बीपी जो है वो फैमिलीज में भी चलता है। फैमिलीज में भी चलता है, वो इसलिए भी चलता है क्योंकि फैमिलीज की, पूरी फैमिली की ही डाइटरी हैबिट जो है हर वक्त ही परांठे, कुलचे और भटूरे और ये सब चीजें चल रही होती हैं फैमिली के अंदर। तो ये, इसको सेल्फ लिमिटिंग लेके और बिल्कुल हल्के में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके साथ में युद्ध करना पड़ेगा, इसके साथ में हम लोगों को सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, तब कहीं जाके हमारा पीछा छोड़ेगी। जी, डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि परिवार में है ही भाई, अब ये तो है ही,
लेकिन अब है ही तो क्यों है, इस पे भी तो आपको विचार करना होगा। और अगर आप विचार करेंगे तो ना सिर्फ आपको मुक्ति मिलेगी बल्कि आपके आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगी। और अनुसी ने जो बातें बताई खाने पीने के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो आप फॉलो करेंगे तो उसमें आपका बच्चा जाएगा ही नहीं। बहरहाल बच्चा हमारा भविष्य है, ध्यान रखिए। और ये तमाम चीज़ें हम इसलिए लाते हैं ताकि लोग अवेयर हों, और ख़ास करके अगर थोड़ा भी आप ओवरवेट जैसे सिचुएशन देख रहे हैं, जंक फूड कंजम्पशन की हैबिट देख रहे हैं, तो आपको ख़ास तौर पर ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनुसु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।